हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो कि मैकबेथ से संबंधित है। तो मैकबेथ के अभी तक मैंने दो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन करा दिए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। मतलब मैं वही क्वेश्चन, वही एक्सप्लेनेशन लूँगा, वही पैराग्राफ लूँगा जो या तो एग्ज़ाम में आए हैं, जिनके चांस है आने के। तो 3-4 लाइनें आपको दे देता है, फिर पूछता है ये किस एक्ट से, किस सीन से लिया गया है, यानी कि आपको उसका रेफरेंस लिखना रहता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना रहता है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखना रहता है। 3-4 लाइनें दे देता है। तो अभी तक मैंने 2 एक्सप्लेनेशन करा दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा एक्सप्लेनेशन है मैकबेथ का। और हमने इसको लाइन बाय लाइन भी पढ़ाया है, कुछ एक्ट सीन इसके पढ़ाए हैं, तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने मैकबेथ पर पढ़ाया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन 3 देखिए, आपको इतना दे देगा। इतना आपको एग्ज़ाम में दे देगा और कहेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए, रेफरेंस लिखिए, कॉन्टेक्स्ट लिखिए। तो ये कई बार आ चुका है, तो इसको कैसे लिखना है चलिए देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा मैं इसको नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा समझाना रहेगा, बाकी सारी चीज़ें लिखनी रहेंगी इसमें। देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है रेफरेंस। क्या लिखना है? रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये होता है थोड़ा सा आपको उस लाइन के बारे में बताना, यानी जो लाइनें दी गई हैं इन लाइनों के बारे में बताना कि ये कहाँ से ली गई हैं। तो जैसे रेफरेंस में क्या लिखना पड़ेगा? दीज लाइन्स अकर इन शेक्सपियर्स फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड। ये लाइनें कहाँ घटित होती हैं? शेक्सपियर के प्रसिद्ध ट्रेजेडी यानी कि दुखांत नाटक मैकबेथ में ये लाइनें घटित होती हैं। और मैकबेथ में किस एक्ट में? एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में ये लाइनें घटित होती हैं। तो बस रेफरेंस में इतना ही लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना रहता है, इसमें थोड़ा सा ये लिखना रहता है, आपको बताना रहता है कि ये पैरा में ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या बताया गया है। देखिए, डंकन लुक्स टू ए ब्लीडिंग सर्जेंट। डंकन यानी कि जो स्कॉटलैंड के राजा डंकन हैं, वो एक रक्त रंजित सिपाही को देखते हैं जो खून से भीगा हुआ है, एकदम खून से लथपथ है। ब्लीडिंग का मतलब जिसके शरीर से खून निकला, सर्जेंट का मतलब सिपाही। तो डंकन एक रक्त रंजित सिपाही को देखते हैं, हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द बैटल फील्ड, जो अभी युद्ध क्षेत्र से लौटा हुआ है तुरंत। वेयर मैकबेथ एंड बैंको, जहाँ पर मैकबेथ और बैंको, 2 जनरल्स ऑफ डंकन, डंकन के 2 सेनापति, आर फाइटिंग टू कंट्रोल द रिविलियंस, विद्रोहियों को रोकने के लिए उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी कि जिस युद्ध में मैकबेथ और बैंको, जो कि राजा डंकन के 2 सिपाही हैं, विद्रोहियों को रोकने के लिए उनसे लड़ रहे हैं, उस युद्ध क्षेत्र से एक सर्जेंट जो कि एकदम खून से भीगा हुआ है, वो डंकन के पास समाचार लेकर पहुंचता है। मैल्कम द सन ऑफ डंकन, मैल्कम जो कि डंकन का बेटा होता है, इंक्वायरीज अबाउट द पोजीशन ऑफ बैटल फ्रॉम दिस ब्लीडिंग सर्जेंट। तो जो मैल्कम होता है राजा का बेटा, वो इस सर्जेंट से युद्ध की स्थिति के बारे में पूछता है। मैल्कम राजा का बेटा उस सैनिक से पूछता है, सर्जेंट से पूछता है कि युद्ध की क्या खबर है, तुम तो युद्ध से आए हो। हु रिपोर्ट्स एज ही हैज़ सीन द फाइट, तो वो सब कुछ बताता है जो कुछ उसने युद्ध में देखा था। उस सैनिक यानी वो सैनिक जो रहता है वो राजा को, मैल्कम को सब कुछ बताता है कि युद्ध में कौन सी पार्टी जीत रही, कौन सी हार रही, पूरी सिचुएशन बताता है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया था। तो इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है बाकायदा, इसको आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ भी सकते हैं चैनल पर। अब हमको लिखना है एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना है। इतना ही लिखना है। लोग कहते हैं कि 200 शब्दों में होना चाहिए, 250 शब्दों में होना चाहिए, ऐसा नहीं, जितने कम शब्दों में आप समेट सकें उतना ही सही रहता है। देखिए, द सर्जेंट सेज, सिपाही कहता है, टू द किंग, राजा से, दैट की इट इज़ हार्ड, मुश्किल है, टू डिस्क्राइब, वर्णन करना, एज टू, की कौन, हु इज़ गोइंग टू सक्सीड, सफल होने जा रहा है, इन द बैटल, युद्ध में। जब राजा मैल्कम उस सैनिक से जो खून से एकदम लथपथ है उससे पूछते हैं कि युद्ध की क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है, तो सर्जेंट क्या कहता है, सिपाही क्या कहता है? कहता है कि अभी ये वर्णन करना कठिन है कि कौन जीतने जा रहा है। वही कह रहा है, द सर्जेंट सेज टू द किंग दैट इट इज़ हार्ड टू डिस्क्राइब एज टू हु इज़ गोइंग टू सक्सीड इन द बैटल, कि कौन सक्सीड होने जा रहा है, मतलब कौन सफल होने जा रहा है। इट इज़ हार्ड, ये मुश्किल है, टू डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, यानी कि ये कहना कि अभी कौन जीते जाएगा, हमारी पार्टी जीतेगी या विपक्ष वाली जीतेगी, ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। द टू राइवल्स आर लाइक
टू एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड स्विमर्स। दो लड़ाकू एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं थके हुए तैराक की तरह। जैसे आपने तैराकों को देखा होगा प्रतियोगिता में, जब नदी पार करते हैं कोई एक सीमा बाउंडेशन बना जाती है कि इतना आपको तैर कर पार करना है, तो तैराक लास्ट में पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं तो बहुत धीरे धीरे लड़ते हैं, बहुत धीरे धीरे चलने लगते हैं। शुरू में तो खूब तेज़ भागते हैं। तो ऐसे ही जो फाइट है यानी कि विपक्ष और पक्ष दोनों लोग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों लोग थके हुए हैं, धीरे धीरे लड़ रहे हैं, लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। दे हैव क्लंग टू वन अनदर एंड ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज द पावर्स ऑफ अदर एंड टू स्लिंक हिम ड्यू टू द वेट एंड हिज बॉडी। यानी कि दोनों तरफ के जो सेनाएं हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है दे हैव क्लंग टू वन अनदर, वे एक दूसरे से चिपके हुए, मतलब एक दूसरे को हराने में लगे हैं। एंड ट्राई टू न्यूट्रलाइज द पावर ऑफ अदर, यानी एक दूसरे के पावर को न्यूट्रलाइज करने में लगे हैं, मतलब एक दूसरे की शक्ति को खत्म करने में लगे हैं और एक दूसरे को डुबोने में लगे हैं, मतलब उसके शरीर को एकदम घायल करने में लगे हैं, मतलब हराने में लगे हैं, कहने का मतलब। ओके, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैंने नहीं समझाया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समझाना है नहीं, मैंने ऑलरेडी इसको लाइन बाय लाइन समझा दिया है। द टू आर्मीज़ आर इक्वली स्ट्रांग, दोनों सेनाएं बराबर मजबूत हैं। द विलन मैकडोनाल्ड, ये विलन है। ओके, मैकडोनाल्ड जो है ये विपक्ष का है। तो द विलन मैकडोनाल्ड इज़ गिफ्टेड बाय द नेचर ऑफ रेबल, यानी कि इसको एक विद्रोही सेना मिल गई है गिफ्ट के रूप में। ओके, मतलब जैसे मैकडोनाल्ड की सेना हारने वाली रहती तभी एक दूसरी सेना इसकी तरफ से आ जाती है इसका समर्थन देने, फिर युद्ध घमासान शुरू हो जाता है। ओके, तो इसको गिफ्ट के तौर पर एक विद्रोही सेना मिल गई है। ही इज स्ट्रॉन्ग इन विलेनी, मतलब जैसे गुंडागर्दी से, जैसे विलन मतलब क्या होता है, विलन मतलब खलनायक, तो यानी गुंडा भी कह सकते हैं। तो विलेनी मतलब गुंडागर्दी, तो ही इज स्ट्रॉन्ग यानी मैकडोनाल्ड जो है वो गुंडागर्दी में स्ट्रॉन्ग है, यानी खलनायकी में काफ़ी मजबूत है। ही हैज़ अमेज्ड लाइट आर्म्ड फोर्सेस, उसने एक हल्की आर्म्ड फोर्सेस संगठित कर लिए, मतलब उसके पास जो है एक सेना है जिसके पास हल्के हथियार हैं जो कि हाथ से उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, जैसे बंदूक वगैरह ज़्यादा हैं। ओके, तो ही हैज़ अमेज्ड लाइट आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड का मतलब हथियार से सुसज्जित, और फोर्सेस का मतलब सेना, यानी कि उसके पास हथियार से सुसज्जित एक सेना है। एंड हैवी आर्म्ड इन ट्रूप्स फ्रॉम वेस्टर्न आइलैंड्स, और भारी हथियार भी, देखिए हैवी आर्म्ड का मतलब भारी हथियार भी उसके पास हैं जो कि पश्चिमी द्वीपों से उसको मिल गए, यानी कि तोप वगैरह होती हैं जिनको ज़मीन पर रख कर चला जाता है वो भी उसके पास हैं, पश्चिमी द्वीपों से उसको प्राप्त हो गई हैं। ओके, तो ये सारी पोजीशन सर्जेंट जो है वो बता रहा है किंग डंकन को। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, लेकिन इन सब के बावजूद भी दे हैव नो इफेक्ट अपॉन ब्रेव मैकबेथ, वो लोग मैकबेथ को प्रभावित नहीं कर पाए। ओके, ही सीम्स स्ट्रॉन्गर देन हिज अपोनेंट्स, वो अपने विरोधियों से ज़्यादा मजबूत लग रहा है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कह रहा है, सर्जेंट राजा से बता रहा है कि विपक्षी सेना काफ़ी मजबूत है, उसके पास हल्के हथियार भी हैं और भारी हथियार भी हैं, बहुत ढेर सारे सैनिक भी हैं, लेकिन फिर भी वो मैकबेथ के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। मैकबेथ सबको एक तरफ से काटता चला जा रहा है, मारता चला जा रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ओके, अगर ये वाला आता है तो इतना आपको लिखना है, इसको आप याद भी कर सकते हैं अगर एक दो बार समझेंगे। ओके, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जो बहुत थोड़ा सा आपको समझ में ना आए, सब कुछ मैंने समझा दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैकबेथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और हाँ, एक चैनल हमारा नया चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे।